अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी AIOU फैक्ट और मैं हूँ अब्बास अली। दोस्तों आज की वीडियो में बीएड के कोर्स कोड 8601 का और जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग पर कंप्लीट बुक पर मैं रिव्यू देने वाला हूँ। ये तो इस बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ और तमाम बुक के जितने भी चैप्टर हैं उनको चैप्टर वाइज जो है हम लोग उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो इससे पहले मैंने बाकी बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी कोर्स हैं उन पे पूरी कंप्लीट बुक पे रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं और आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पास्ट पेपर के क्वेश्चन और गेस्ट पेपर पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो उस पर भी स्टूडेंट्स के अच्छे जो है रिस्पांस आता रहता है और स्टूडेंट्स ने बार बार कहा है कि 601 पर भी एक कंप्लीट बुक पर रिव्यू दें, क्योंकि ये वाले कोड पर मैंने कंप्लीट बुक पे रिव्यू नहीं दिया हुआ था। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जो रिव्यू है इस बुक पर दे दूंगा। आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आप लोगों ने ये करना है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है और अपने पास एक रजिस्टर रख लेना है और जो जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको आप लोग नोट करते जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के इस कोड के जो गैस पेपर हैं या पास्ट पेपर हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लास्ट में वीडियो के शेयर कर दूंगा। आप लोग वो भी देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो के लास्ट में शेयर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हर नई आने वाली ख़बर जो है वो बज़रिए वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो इस बुक का नाम जो है वो जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग है। तो इस बुक में 9 चैप्टर हैं, जिसमें पहले में इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग है। टीचिंग के इंट्रोडक्शन होगा पहले चैप्टर में। उसके बाद लेसन प्लानिंग है सेकंड चैप्टर में और स्टूडेंट मोटिवेशन, और उसके बाद इंक्वायरी मेथड, एक्टिविटी मेथड, डिस्कशन मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग और टीचिंग स्किल और टीचिंग टूल्स। तो इनको हम चैप्टर वाइज जो है एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है जिसमें है कि इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग क्या होती है? उर्दू में टीचिंग को तदरीस बोलते हैं। तो तदरीस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर देखेंगे इससे इससे कौन कौन से तरीक़ेकार होते हैं जिसे पढ़ाना चाहिए और क्यों ज़रूरी है पढ़ाना, तो और स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ाया जाए। तो इस हवाले से बात होगी इस कंप्लीट चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि तदरीस या टीचिंग की बेसिक जो डेफिनेशन है वो क्या है। बेसिकली ये एक, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सरगर्मी है या एक सीखने का एक ऐसा अमल है जिसके लिए मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियाँ यानी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार, मुख्तलिफ़ मेथड यूज़ करके स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। इस अमल को बोलते हैं तदरीस बोलते हैं, या आप लोग इंग्लिश में कह सकते हैं कि वे ऑफ टीचिंग यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि उस्ताद को या टीचर को किस तरह पढ़ाना चाहिए और किस तरह का टीचर होना चाहिए, उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो इसमें आप लोग कुछ पॉइंट्स बनाकर बता देंगे, लिख देंगे कि जो हमारा टीचर होना चाहिए या जो टीचिंग करना चाहता है वो जो है जिस मज़मून की वो टीचिंग करना चाहता है उसका एक्सपर्ट होना चाहिए, उसका माहिर होना चाहिए। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि उसके पास ये भी सलाहियत होनी चाहिए कि वो जो भी एक्सप्लेन करे उसको उसमें माहिर होना चाहिए। एक्सप्लेन करने में, जो पढ़ाने में वो एक माहिर हो और उसके पास इतनी काबिलियत हो कि वो अपनी चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को बच्चों को क्लियर करवा सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी बात को समझा सके। के बाद आता है कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो, अच्छा मुबल्लिग हो, यानी कि उसके बोलने का और उसकी बात करने का अंदाज़ जो है वो बेहतर होना चाहिए और वो स्टूडेंट्स को जो है वो मोटिवेट करे, वो इनक्रेज करे और उनकी हौसला अफजाई करे। कोई भी वो स्टूडेंट्स जो है कोई सरगर्मी करना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो उसको मोटिवेट करे, बल्कि ये ना करे कि कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन करे तो उसको यानी कि डांट दे। इस तरह का उसका रवैया नहीं होना चाहिए। उसका रवैया बेसिकली ठीक होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। तो इसके बाद क्वेश्चन होता है कि जो आप लोग जहाँ पर पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग या मौसर तदरीस का तस्वर क्या होता है, या उसको कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को एक्सप्लेन करो। तो मतलब उसका कंसेप्ट किस तरह होना चाहिए और इसमें आप लोगों ने बताना है कि जो कमरा जमात है या आप लोगों की जो क्लास है उसका माहौल कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर और स्टूडेंट्स के साथ जो ताल्लुक़ है वो किस तरह होना चाहिए।
तो आप लोगों ने पॉइंट्स बनाने हैं इसमें, और आपने बताना है कि जो कमरा जमात है उसका जो माहौल है वो एक मौसर होना चाहिए, और उस्ताद को जो है वो उस निज़ाम को बेहतर चलाना चाहिए, यानी कि हर स्टूडेंट्स को बराबरी का सलूक करे। ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ वो ज़्यादा फ्रैंक हो, कुछ के साथ वो बहुत ज़्यादा सख्त हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। हर स्टूडेंट की उसके साथ रसाई, उसके साथ बात करने में कोई हचकिचाहट महसूस ना करे। और वो टीचर जो है वो अपने क्लास का आगाज़ जो है अपने मकासद के साथ करना चाहिए। टीचर स्टूडेंट्स को बताए, अपने तलबा को बताए कि हमने ये चीज़ें जो है आज पढ़नी हैं, और ये चीज़ें जो है हमने सीखनी हैं, और उसमें तमाम जो उसके गोल हैं वो सेट कर लेने चाहिए, और स्टूडेंट्स को बताना चाहिए पहले से कि हमने क्या आज सीखना है। और जब वो अपना लेक्चर ख़त्म कर ले तो उसके बाद में स्टूडेंट से क्वेश्चन भी करे, उनसे पूछे भी कि उनको जो है कितनी समझ आ चुकी है, और उनसे फीडबैक भी ले, और वो अपने जो कुछ उसने पढ़ाया है वाज़ेह अंदाज से ही, यानी कि एक कॉन्सेप्ट दे दे कि आज हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। उसमें ये भी सलाहियत होनी चाहिए कि वो जो भी कंटेंट पढ़ा रहा है या जो भी वो टॉपिक पढ़ा रहा है उसको पहले से ही एक आसान लफ्ज़ों में लिखकर उसको यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाए। ये नहीं होना चाहिए कि ये उनकी जो लैंग्वेज है या उसका पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट हो या मुश्किल हो। उसको जितना सिंपल और आसान करके स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करे, उसमें ये सलाहियत हो कि वो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट या चैप्टर उसको आसान लफ्ज़ में कन्वर्ट कर सके, और आसान लफ्ज़ में स्टूडेंट्स को समझा सके। कोई भी स्टूडेंट्स अगर कमज़ोर है स्टडी में तो उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो उसको पहचान सके कि इसमें क्या मिस्टेक है, कहाँ पर वो स्टूडेंट जो है गलती कर रहा है, और क्या उसमें कमज़ोरी है, उसकी निशानदाही करने की उसमें काबिलियत होनी चाहिए एक टीचर के पास। और क्लास में जैसा भी माहौल हो उसको हैंडल करना आना चाहिए, और क्लास की सिचुएशन को और क्लास के माहौल को बेहतर बनाना एक टीचर को आना चाहिए। और स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स उससे बात करने में कोई दुश्वारी पेश हो स्टूडेंट्स को। उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, उनको नाम से उन्हें पुकारे। तो इससे भी ज़्यादा होता है कि जब नाम लेकर किसी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, जब टीचर बुलाता है तो फिर वो उस चीज़ में खुशी महसूस करते हैं, और फिर वो स्टडी में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो इस तरह का किरदार होना चाहिए कि वो एक फ्रेंडली माहौल क्लास में बना सके अपने स्टूडेंट्स के साथ, और उनकी जो गलतियां हैं उन्हें दरगुजर करने की सलाहियत होनी चाहिए। उसमें इतनी हो कि वो अगर कोई स्टूडेंट्स गलती कर ले तो उसको उसको दरगुजर करे, और स्टूडेंट्स की इज़्ज़त करे, ताकि उससे भी स्टूडेंट्स जो है मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ सकें। तो फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली इस तरह का ही क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग टीचर किस तरह पढ़ाना चाहिए, टीचर को किस तरह होना चाहिए, और स्टूडेंट्स और जो टीचर है हमारा उसके दरमियान ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। तो ये वाली जो मैंने खूबियाँ बताई हैं, पॉइंट्स बताए हुए हैं, आप लोगों ने इसको अपनी वर्डिंग में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करते जाना है, और आपने कोशिश करनी है कि 5 पेजेस जो हैं एक क्वेश्चन की वो लिखें, 5 या 5 से ज़्यादा पेजेस जो पर आप लोग इसका आंसर कर सकें, और अपनी वर्डिंग में जितना आप लोग लिख सकते हैं और जितनी एग्जांपल्स दे सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी से वो दें। तो इसके बाद भी हमारे पास चैप्टर आ जाता है या हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है पेपर पे कि लेसन प्लानिंग क्या होती है, और लेसन प्लानिंग कैसे करते हैं, या ये भी क्वेश्चन आता है या लेसन प्लानिंग करने के फ़वाइद क्या होते हैं। तो हमने ये तीनों टॉपिक पढ़ लेने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है लेसन प्लानिंग के हवाले से तो फिर हम अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप इंग्लिश में करना चाहें या उर्दू में करना चाहिए आप लोगों पे डिपेंड करता है, और जिसमें आप इजी फील करें आप लोगों ने वो एक्सप्लेन कर देना है, लेकिन कोशिश ये करें कि अपनी वर्डिंग में जितना हो सके अपनी वर्डिंग में लिखें। तो लेसन प्लानिंग और सबक की मनसूबाबंदी बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है कि जब हम कोई भी टीचर पढ़ाने जाता है उससे पहले वो एक लेसन प्लानिंग कर लेता है कि आज मैंने क्या पढ़ाना है, और किस तरह पढ़ाना है, कौन सा मवाद स्टूडेंट्स के लिए बेहतर रहेगा। उससे पहले एक मनसूबाबंदी और प्लानिंग करके जाना मनसूबाबंदी या प्लानिंग कहलाता है, लेसन प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स टीचर यानी क्लास से जाने से पहले ही अपने गोल सेट कर लेता है कि क्या क्या चीज़ें जो है मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, क्या क्या चीज़ें जो है आज मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ानी है। तो इस तरह की मनसूबाबंदी को कहते हैं कि लेसन प्लानिंग या मनसूबाबंदी। तो इस
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि मंसूबाबंदी किस तरह की जाती है, क्यों की जाती है। बेसिकली की इसीलिए जाती है कि हम लोग, एक तो ये होता है कि मसाइल से बचने के लिए हम लोग करते हैं कि वहाँ पर हम जाते हैं, हमें पता हो कि हमने क्या आज पढ़ाना है और किस तरतीब से जाना है कि वो सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए और जो हमें टाइम दिया गया है उसी टाइम का हम बेहतर इस्तेमाल कर सकें। इसलिए मनसूबाबंदी की जाती है और टाइम मैनेजमेंट की जाती है। तो इन मसाइल से बचने के लिए बेसिकली आप लोग लेसन प्लानिंग करते हैं या टीचर हज़रात जो होते हैं वो लेसन प्लानिंग करते हैं। और लेसन प्लानिंग करने से उस्ताद की एक टीचर की जो सलाहियत होती है वो भी ज़्यादा बढ़ती है। उसे पता होता है कि मेरी कहाँ पर कमज़ोरी है, हमारी क्लास जो है वो कहाँ पर जो है कमज़ोर है, वीक है। तो वो उसको कमज़ोरी को और उस वीकनेस को जो है दूर करने का उसे मौका मिल जाता है। तो इसलिए भी जो लेसन प्लानिंग है वो ज़रूरी है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स जो होंगे जो आप लोगों ने बना कर लिख देने हैं कि लेसन प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। इसका मकसद यही होता है कि वो तदरीस की जो वो पहले ही डिसाइड कर लेता है टीचर के इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जिनमें मैंने सरगर्मियों के ज़रिए पढ़ाना है, कौन सी हैं जिन्हें मैंने वैसे ही रीडिंग करके पढ़ाना है, कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने वाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करके या किन चीज़ों पे मैंने प्रैक्टिकली करके स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जिससे स्टूडेंट्स का ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, ये मकसद होता है इसका। और इससे जो स्टूडेंट्स की कमज़ोरियाँ होती हैं एक टीचर को पता चल जाती हैं। तो इस तरह से पॉइंट बनाकर आप लोगों ने फिर एग्जांपल देखकर इस लेसन प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन स्टूडेंट मोटिवेशन। स्टूडेंट मोटिवेशन क्या है, स्टूडेंट मोटिवेशन हम कैसे पैदा कर सकते हैं। और अगर हम इसको उर्दू में देखें तो वो इसको बोलते हैं मोहरिकात, तुलबा के लिए मोहरिकात। तो ये कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट मोटिवेशन के हवाले से तो आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है कि मोटिवेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स में किसी भी काम के लिए बेसिकली आप लोग पढ़ाने के लिए, कोई भी सबक पढ़ाने के लिए उनमें आमादगी ज़ाहिर करना, उनमें दिलचस्पी यानी कि पैदा करना, उनमें मोटिवेशन पैदा करना या उनमें दिलचस्पी पैदा करने को का नाम जो है वो मोटिवेशन है या मुहर्रिक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप लोगों ने इसको लिख देना है। और इसके बाद आप लोगों ने कैसे पैदा की जाती हैं उस पे आपने कुछ पॉइंट्स बनाकर उसको एक्सप्लेन कर देना है। मोटिवेशन पैदा कैसे की जा सकती हैं तो आप लोगों ने बता देना है कि हम लोग जो है मोटिवेशन पैदा करने के लिए स्टूडेंट्स को टास्क दे सकते हैं। किसी भी चैप्टर से कोई भी लेसन हमने पढ़ाना है तो उसके लिए स्टूडेंट्स को चाहे हम कोई ग्रुप्स बनाकर उनको एक टास्क दे देंगे कि आप लोगों ने ये चीज़ें हैं, इन मसाइल को जो है ख़ुद सॉल्व करना है और इस पर शीट पे लिखकर हमें आंसर करना है कि इसका क्या वजह है और इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये टास्क देने से भी हर ग्रुप फिर कोशिश करता है कि वो उसको सॉल्व करे और उसके मसाइल के हल जो है वो बेहतर निकाल के अपने टीचर को दे। तो इस तरह से भी आप लोग जो स्टूडेंट्स को उसको मोटिवेट कर सकते हैं या इंडिपेंडेंस दे के उनको आज़ादी दे के कि आप लोग कोई भी अपना एक लेसन इस चैप्टर में से टॉपिक सेलेक्ट कर लें और उसको आप लोगों ने ख़ुद एक्सप्लेन करना है, सामने आके वाइट बोर्ड पर आकर पूरी क्लास को पढ़ाना है और प्रेजेंटेशन देनी है। तो उससे भी आप लोग जो है स्टूडेंट्स को एक मोटिवेट कर सकते हैं, उनको एक मोहरका दे सकते हैं। उसके बाद ग्रुपिंग करके, जब ग्रुपिंग होती है तो आप लोगों को पता है कि हर ग्रुप की कोशिश होती है कि वो दूसरे ग्रुप से बेहतर करे, परफॉर्म करे। और ग्रुप में ये भी होता है कि जब 3-4 या 5 ज़्यादा लोग होते हैं तो वो कोई भी एक मसले को डिस्कस कर रहे होते हैं तो फिर हर स्टूडेंट जो है कोशिश करता है कि वो इसको यानी कि सॉल्व करे और जल्द से जल्द अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करे। क्योंकि जब भी एक अगर स्टूडेंट्स किसी चीज़ पे कोशिश कर रहा होता है, अगर उससे कोई मुश्किल पेश आती है तो वो उसको छोड़ सकता है वहाँ पर। लेकिन ज़्यादा जब स्टूडेंट्स होते हैं तो फिर उसको कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से उसको सॉल्व कर लें। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि वो उसको बेहतर नताइज उसके निकाल सकें। तो इस तरह से भी आप लोग स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद कंपटीशन भी उनमें करवा सकते हैं। आप लोग उन्हें अगर कंपटीशन दे देते हैं स्टूडेंट्स में कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है तो फिर भी उनमें एक मोटिवेशन आती है कंपटीशन से भी। उसके बाद आप वक्त की शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं कि आप लोग अगर टाइम फिक्स कर देंगे कि आपने एक दिन में कल तक जो है कल इतने बजे तक आप लोगों ने ये चीज़ सॉल्व करनी है तो फिर भी स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि जो
वक्त से पहले चीज़ कर लें। अगर एक टाइम लिमिट नहीं होगी तो फिर स्टूडेंट्स जो हैं थोड़े लेज़ी हो जाते हैं और वो काम नहीं करते। तो इस तरह से भी आप लोग स्टूडेंट्स में मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं। और उसके बाद गोल सेट करके भी आप लोग स्टूडेंट्स को गोल भी दे सकते हैं कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट में अगर इतने नंबर लेंगे तो आप लोगों को फ़लाँ चीज़ जो है आप लोगों को दी जाएगी, या आप लोगों ने कोशिश करना है कि इतने जो है आप लोगों ने एक गोल सेट करके नंबर लेने हैं, या ये टॉपिक जो है आप लोगों ने तैयार करने हैं। एक गोल दे देंगे तो वो भी उससे भी एक मोटिवेशन स्टूडेंट्स में आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इस तरह से आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है। इस तरह से मोटिवेशन के हवाले से कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और नेक्स्ट चैप्टर भी हमारे पास है, इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड क्या होता है और किस तरह इंक्वायरी मेथड किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। इंक्वायरी मेथड में ये होता है कि कोई भी अगर कोई इस तरह का टॉपिक है जिसको जांचना पड़ता है, या उसके जिस तरह मैथ में होते हैं कि कोई भी एक टॉपिक मेथड समझा दिया जाता है, फिर कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि आप लोगों ने इस मेथड को यूज़ करके ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, या बाकी सब्जेक्ट में भी इस तरह ही होता है। तो वो आप लोग स्टूडेंट्स को दे देते हैं, उसका एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, सिचुएशन बता देते हैं, तर्जुबात बता देते हैं, फिर उनको आज़ाद छोड़ देते हैं कि आप लोगों ने कल तक जो है इस पे जो इसकी जांच करनी है, इसका नतीजा निकालना है। उस पर फिर वो इंक्वायरी करते हैं और रिसर्च करते हैं, तो वो उसका फिर हल निकाल लेते हैं। इसको बेसिकली बोला जाता है इंक्वायरी मेथड। के बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इससे फ़ायदे कैसे होते हैं, फ़ायदे किस तरह मिलते हैं, स्टूडेंट्स में क्या चीज़ें पैदा होती हैं। तो इससे ये होता है कि एक तख्लीकी सोच पैदा होती है। जब आप लोग किसी स्टूडेंट्स को आज़ाद छोड़ देते हैं कि इस चीज़ पर सर्च करें, तो वो एक दूसरे से रब्ता करता है, इधर उधर से सर्च करता है, उसमें तख्लीकी सोच आ जाती है, उसमें एक अच्छी सोच पैदा हो जाती है कि किसी चीज़ को तलाश करने की एक उसमें सलाहियत आ जाती है। तो ये इस मेथड से ये भी एक फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को। और इससे ये भी होता है कि वो एक टीम वर्क में भी कर सकते हैं कि अगर वो की टीम बनाकर फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक टीम वर्क करने की जो सलाहियत है वो भी पैदा हो जाती है। और उसमें ये भी सलाहियत आ जाती है कि वो अपने मसाइल को सॉल्व करे। जब वो किसी एक मसले को सॉल्व कर रहा होता है इस मेथड को देख के, तो फिर वो अपने ज़ाती मसाइल को भी उस तरीके से उसमें सलाहियत आ जाती है कि उसको सॉल्व कर सके। और उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं फिर उसको मैनेज करना भी उसमें ये वाली खूबी भी आ जाती है। बहमी राब्ते भी आ जाते हैं कि वो दूसरों के साथ राब्ते करना की सलाहियत भी आ जाती है। जब वो इस पर सर्च कर रहा होता है और नतीजे और इसका रिज़ल्ट तलाश कर रहा होता है, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ उसे रब्ता भी करना पड़ सकता है। तो उससे भी इसमें ये सलाहियत जो है वो पैदा हो जाती है कि वो दूसरों से किस तरह रब्ता करे, किस तरह बात करनी है, उसमें ये मैच्योरिटी आ जाती है। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि इसको करने के तरीक़ेकार कैसे होते हैं। तो इसके लिए कुछ होते हैं कि पहले आप लोगों ने मसले को समझना है, फिर मसले को बयान करना है, कोई एक पेज पे लिख लेना है, और उसके बाद उसका तर्जुबा करना है, उसका एनालिसिस करना है, और उसके बाद जो डेटा आप लोगों के पास आएगा उसको मालूमात को इकट्ठा करना है, फिर मालूमात का तज्ज़िया करना है। जो डेटा आपके पास आ जाएगा उसको तज्ज़िया करना है, उसकी रीडिंग करनी है, उसको देखना है कि इससे क्या क्या चीज़ें हमें सॉल्व जो है हमें मिल रही हैं। उसके बाद एक मफरूज़ा कायम कर लेता है और सोच लेता है कि इसका हल जो है इस तरह जो है वो हो सकता है, इन मसाइल का हल हो सकता है इस तरीके से। फिर उसकी मफरूज़े की तस्दीक के लिए वो तस्दीक की कोशिश करता है या टीचर से वेरीफाई करवाता है, और जब वो वेरीफाई हो जाता है तो फिर उसका मसले का हल तलाश करता है। तो उसके बाद कुछ मसले का हल जो अगर उसे मिल जाता है कि इस तरह सॉल्व होता है, तो फिर उसका इम्प्लीमेंट करता है और उसके मसले के हल निकाल लेता है। तो ये वाले स्टेप हैं किसी भी इंक्वायरी मेथड करने के लिए किसी भी चीज़ पर। तो इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है या एक क्वेश्चन आ जाता है एक्टिविटी मेथड कि एक्टिविटी मेथड क्या है। एक्टिविटी या उर्दू में हम सरगर्मी का तरीक़ाकार भी कह सकते हैं। तो नाम से ही पता है कि एक्टिविटी कोई भी चीज़ करवा कर और उसके किसी मसले का हल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, कोई भी टॉपिक उसके लिए कोई सरगर्मी की जाती है, तो ये सरगर्मी मेथड या आप लोग एक्टिविटी मेथड कह सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकल भी आ जाते हैं, जिस तरह हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो भी एक्टिविटी मेथड में ही आ जाता है। या एक सिंपल सी चीज़ होती है जैसे कि अगर हमने स्टूडेंट्स को समझाना हो कि 3 + 5
अगर ये हम वैसे वाइट बोर्ड पे लिख कर भी समझा सकते हैं, लेकिन हमने एक्टिविटी करनी है तो हम लोग एक स्टूडेंट्स को बुला लेंगे जिसको हमने समझाना है, और 5 स्टूडेंट्स बुला लेंगे। उसे कहेंगे कि ये कितने स्टूडेंट्स हैं, वो काउंट करेगा, कहेगा कि 5। हमने फिर 3 और बुला लेने हैं। हमने कहेंगे कि अब ये कितने हैं और कितने आ गए हैं, वो कहेगा 3। हम कहेंगे टोटल कितने हो गए, तो वो काउंट करके बता देगा 8। तो ये हमने यानी कि 5+3 उसको एक्टिविटी करके इस तरह समझा दिया। तो आप लोगों ने इस तरह से मुख्तलिफ अपने एग्जांपल्स दे देनी है कि एक्टिविटी मेथड में किस किस तरह से करवाया जा सकता है। इसी तरह जिस तरह हम प्रैक्टिकल करते हैं, केमिस्ट्री के हो गए, बायो के हो गए, या कि किसी और सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली इसी एक्टिविटी मेथड के थ्रू होते हैं। और वैसे भी जो चीज़ एक्टिविटी करवा के समझाई जाती है वो ज़्यादा याद रहती है, वो ज़्यादा देर याद रहती है। अगर हम लोग वैसे अगर पढ़ा रहे हों तो इतनी बातें नहीं याद होती। अगर हम उनको एक्टिविटी वो करवा दी जाए, उसको सरगर्मी करवा दी जाए उस चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ जो है वो फिर भूलती नहीं है। तो ये एक इसका फ़ायदा होता है एक्टिविटी मेथड का। तो इस तरह कोई भी एक्टिविटी पर क्वेश्चन आ जाता है या सरगर्मी पर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में पॉइंट्स बनाकर आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है इस चीज़ को। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या होता है और इसे किस तरह करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो डिस्कशन मेथड नाम से ही हमें पता चल जाता है कि डिस्कस करके, इसमें जैसे पहले एक्टिविटी करके हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, अब डिस्कशन मेथड भी यूज़ करके बच्चे को पढ़ाना है। तो डिस्कशन कोई भी एक टॉपिक ले लिया जाता है, कोई भी एक मसले को हल के लिए, तो स्टूडेंट्स को फिर समझाने की कोशिश की जाती है, उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं और डिस्कस किया जाता है मसले पर। तो इस तरह से भी हम समझा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी एग्जांपल्स भी दी जा सकती हैं। ये चीज़ आप लोग किस तरह कर सकते हैं, आप लोग एक क्वेश्चन पेपर भी बना सकते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ क्वेश्चन लिख के स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। वो खुद से उसको जब सॉल्व करेंगे तो उससे भी यानी कि एक डिस्कशन मेथड हो जाएगा। या आप लोग एक एमसीक्यूज़ टाइप भी एक सवालिया पेपर बना सकते हैं, वो दे सकते हैं किसी मसले को, किसी टॉपिक को समझाने के लिए। आप लोग उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनाकर भी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। वो उसको जब खुद सॉल्व करेंगे सोच के, तो वो उसको समझ जाएंगे उस टॉपिक को। तो या इसके बाद ये भी हो सकता है कि येस और नो, हाँ और नहीं में भी आप लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं और स्टूडेंट्स को दे सकते हैं और वो उसको सॉल्व करके आप लोगों के उस मसले के मुतालिक बता सकते हैं। तो ये मेथड होता है डिस्कशन मेथड। तो इस पर आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है अपनी वर्डिंग में, और इस पर जितनी एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप लोगों ने लिखनी है, और इसमें टोटली अपनी वर्डिंग में ही सब कुछ आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसके फ़ायदे भी यही होते हैं कि वो स्टूडेंट्स को आप लोग ग्रुप बनाकर भी ये दे सकते हैं कि ग्रुपिंग में आप लोग इस चीज़ को कर लें, सॉल्व कर लें। बेसिकली ये जो ग्रुपिंग होती है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी लेवल पर इस तरह से किए जाते हैं। एक्टिविटी ये ज़्यादा की जाती है कि ग्रुप बनाकर उनको एक डिस्कशन मेथड दे दिया जाता है कि इस पर डिस्कस करो और इसके मसाइल का हल तलाश करो और इसमें जो भी इसका आंसर है वो तलाश करो। तो उससे क्या होता है कि फिर एक दूसरे की राय स्टूडेंट्स में ये भी पैदा होती है कि एक दूसरे की जो राय होती है उसकी एहतराम करना भी उसमें ये पैदा हो जाती है स्टूडेंट्स में सलाहियत। वो एक दूसरे की बातें सुनते हैं, हर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी राय देता है उस पर पे इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, और मैं इसके बारे में ये चीज़ जानता हूँ और हो सकता है कि हम ये वाला मेथड या इस तरह से इसको सॉल्व करें तो ये चीज़ जो है सॉल्व हो जाएगी और हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट है और वो आ जाएगा। तो इससे एक एहतराम राय पैदा होती है और स्टूडेंट्स में मालूमात को तलाश करने की सलाहियत भी पैदा होती है, और इसके अलावा उनमें एक सोच पैदा होती है, किसी भी मसले को सॉल्व करने की सोच जो होती है वो भी सलाहियत इसमें पैदा हो जाती है। तो इस तरह से इसके आप लोगों ने फ़ायदे भी एक्सप्लेन कर देने हैं अपनी वर्डिंग में। तो उसके बाद टीचिंग का एक मेथड ये भी होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये वाला चैप्टर हमारे पास है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं और ये किस तरह की जाती है। कोऑपरेटिव वर्ड पे अगर आप लोग गौर करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ ताउन करके सीखना। स्टूडेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, एक दूसरे से हेल्प करते हैं, या ये जो चीज़ होती है ज़्यादातर ग्रुपिंग में होती है। जब ग्रुप बनाए जाते हैं तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और तो फिर उससे चीज़ सीखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये मेथड भी यूज़ किया जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें
जो टीचर हजरात होते हैं वो उनमें ग्रुपिंग करवा के स्टूडेंट्स को और कहते हैं कि इस पे कोऑपरेटिव वे से आप लोग इस चीज़ को सोचें, इस टॉपिक पे सोचें और इस टॉपिक पर सर्च करें और इसका नतीजा अख़ज़ करके हमें एक चीज़ पे लिख कर दें। इसमें ये भी होता है ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बनाए जाते हैं, दो दो हो सकते हैं या दो से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बनाते हैं ग्रुप। और इसमें ये होता है कि जब ज़्यादा लोग ग्रुप में, ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर ज़्यादा ख़यालात होते हैं, ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, ज़्यादा तरीके होते हैं एक ही चीज़ को सॉल्व करने के, उसका नतीजा अख़ज़ करने के लिए ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ये एक फ़ायदा होता है इसका कोऑपरेटिव लर्निंग का। और उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट्स वीक है तो उसका भी फ़ायदा होता है कि अगर वो कि वैसे अगर ख़ुद ही सॉल्व करना चाहे किसी चीज़ को तो वो हो सकता है कि वो उस तरह से सॉल्व ना कर पाए और हो सकता है कि वो सॉल्व कर ही ना पाए। तो लेकिन जब वो एक स्टूडेंट्स में होता है, ग्रुप में होता है, जब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं तो जो चीज़ एक स्टूडेंट्स वीक होता है उसे कुछ चीज़ पता होती है और दूसरे स्टूडेंट्स को कुछ और चीज़ पता होती है। तो जब वो एक दूसरे के साथ तावन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं तो वो मसाइल के हल जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इसका फ़ायदा होता है कि तमाम स्टूडेंट्स को इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा होता है। और इससे जो है हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी सलाहियत होती है तो उस सलाहियतों का भी फ़ायदा उठाते हैं, तमाम स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है उन सलाहियतों का। तो उसके बाद बहमी महारतें भी पैदा होती हैं, एक दूसरे की महारत का पता चलता है और स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और ज़्यादा फिर इसको शौक़ से किसी भी मसले का हल निकालने के लिए कोशिश करते हैं। इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स में एक दूसरे के साथ ताउन करने का जज़्बा पैदा होता है, वो माशरे में भी एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं जब इस मेथड से पढ़ाया जाता है। और एक दूसरे का एहतराम भी, जब ग्रुपिंग में होते हैं एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे होते हैं तो फिर एक दूसरे की राय का एहतराम भी करना की वाली सलाहियत जो होती है वो भी स्टूडेंट्स में पैदा होती है। एक दूसरे के बाद आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जब एक ग्रुपिंग में काम किया जाता है तो उसमें एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनमें ये जज़्बा पैदा होता है कि अगर उसने ये काम किया है तो मैं ये वाला काम करूं। तो इस तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स खुद लेते हैं और उनमें ये सलाहियत पैदा होती है। तो इस हवाले से ग्रुप में मुख्तलिफ आप लोग किरदार भी दे सकते हैं कि कोई एक स्टूडेंट्स होता है वो मॉनिटर बन जाता है, कोई ग्रुप का लीडर बन जाता है, कोई वो कहता है कि मैंने जो आप लोगों ने डेटा कलेक्ट करना है मैंने एक शीट पे लिख लेना है, वो डेटा कलेक्टर बन जाता है। इस तरह से मुख्तलिफ किरदार भी जो हैं वो दिए जा सकते हैं ग्रुप में। तो इस तरह से आप लोगों ने कोऑपरेटिव लर्निंग पर एक्सप्लेन करते जाना है और एग्जांपल देकर उसकी वजाहत करते जाना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोऑपरेटिव लर्निंग के हवाले से, के बाद हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है कि तदरीसी महारतें या टीचिंग स्किल क्या होती हैं। तो इसमें हमने बतानी है कि टीचिंग स्किल कौन कौन सी होती हैं और किस तरह ये टीचर हजरात जो हैं अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्यों ज़रूरी होती हैं ये। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन बेसिकली इसकी ये है कि किसी भी टीचर में अपने उसके रवैयों और उसके किरदार का एक ऐसा मजमूआ जिससे कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने में मदद मिले और ऐसी स्टूडेंट टीचर में ऐसी काबिलियत कह सकते हैं, ऐसी ऐसी काबिलियत कह सकते हैं कि वो जो है स्टूडेंट्स टीचर में ऐसी काबिलियत का होना कि वो जो है बेहतर पढ़ा सके और अपनी चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, वो टीचर की जो है स्किल कहलाती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि तलबा में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, अपनी टीचर पर भरोसा होता है। क्योंकि अगर कोई एक स्किलफुल टीचर है तो वो ज़ाहिर सी बात है क्लास में कोई भी माहौल हो, किसी तरह का भी माहौल हो या स्टूडेंट्स का आपस में कोई इश्यूज़ हों, वो बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता है अगर उसमें स्किल हैं, टीचिंग स्किल हैं। और एक वो प्रोफेशनल टीचर है तो वो इसको बेहतर सॉल्व कर सकता है, मसाइल कॉल कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट्स किसी वजह से कोई इशू आ गया है, वो स्कूल नहीं आ सका, वो क्लास में नहीं आ सका, क्लास अटेंड नहीं कर सका, तो उसमें ये सलाहियत होती है कि वो जो उसकी कमज़ोरी है वो उसको भांप सके और उसको किसी तरह मैनेज करके उसका जो नुकसान है उसको कम से कम करे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स में भी एक कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है कि जो हमारा टीचर है वो इतना स्किलफुल है कि वो हमारी जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर लेगा। तो वो स्टूडेंट्स में एक ज़्यादा जज्बा आ जाता है और वो इससे फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को भी और पूरी क्लास को भी और टीचर को भी।
तो इस तरह से आप लोग इसके फ़ायदे जो हैं उस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है टीचिंग टूल्स। टीचिंग टूल्स क्या होते हैं, या उर्दू में आलात तदरीस, यानी कि पढ़ाने के कौन कौन से आलात होते हैं। तो इसमें बेसिकली बहुत से आलात होते हैं। आप लोगों को भी पता है कि टीचर हजरात जो भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं चीज़ें स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, वो वाइट बोर्ड भी हो सकता है, मार्कर भी हो सकता है, या टीचर हजरात उसके बाद स्केल भी इस्तेमाल करते हैं। और जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसके बाद समी और बसरी आलात भी उर्दू में ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो क्या होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो चीज़ें एक मूवी टाइप या डिजिटल टाइप, या ज़्यादातर ये यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि प्रेजेंटेशन बनाकर उसको एक विजुअल तरीके से पढ़ाना, कोई भी चीज़ समझाना, उसको समी और बसरी आलात कहा जाता है। तो ये जब आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तब ये होता है कि इस मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें फिल्में टाइप दिखा के साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझाने की कोशिश की जाती है। इसके फिर फ़ायदे क्या होते हैं, तो इससे स्टूडेंट जो है ज़्यादा जल्दी सीखता है, मसले की असल जो वजह होती है वहाँ पर वो जल्दी पहुँचता है। और ये चीज़ें जो होती है जब वो इस तरह की चीज़ें देखता है, मूवी टाइप देखता है, तो उसको फिर भूलता नहीं है, वो जल्दी याद हो जाती हैं। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। तो ये किस लिए की जाती हैं, तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट, दिलचस्पी पैदा करने के लिए इस तरह से किया जाता है। इससे जो है स्टूडेंट्स में दिलचस्पी और इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पैदा होता है, इसलिए ये आप लोग समी और बसरी आलात यूज़ करते हैं। और इसके बाद ये किस किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों ने लिख देना है कि ये चार्ट बनाकर भी, ग्राफ बनाकर भी, और मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करके, या एक पोस्टर बनाकर भी, उसको किसी चीज़ को समझाना हो तो एक पोस्टर पर ड्राइंग बनाकर भी स्टूडेंट्स को समझाया जाता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ आलात लिख देने हैं कि जो जिससे टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और कोई भी टूल्स यूज़ करता है। तो ये थी आज का जो क्वेश्चन है। उम्मीद है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों ने ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वर्डिंग में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। बेसिकली ये जो चैप्टर था, ये जो बुक थी, टीचिंग के रिलेटेड थी कि टीचर किस तरह होना चाहिए और उसको उसमें क्या सलाहियत होनी चाहिए, और कौन कौन से मेथड होते हैं कि एक टीचर जो है वो पढ़ा सकता है। तो कुछ हमने मेथड्स भी पूछे यहाँ पर, कुछ हमने जो थे मेथड वो भी हमने सीखे यहाँ पर कि कौन कौन से जो हैं मेथड होते हैं बेसिकली। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में लिख दे, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर दूँ।